उड़ू ले माइक बंद कर दे तूने म्यूट। विश्वजीत बेटा माइक म्यूट करो सब लोग। सब लोग माइक म्यूट करेंगे। प्रिंस, मोनू, नकवी, मोनू गौतम, मोहम्मद गाजी नकवी, सब म्यूट करो। अर्जुन शाक्या, आईफोन कौन है? ये अपना नाम लिखो यहाँ पे। अर्जुन शाक्या, आईफोन। और सुमित मौर्य, आप अपना माइक ऑन करो। अर्जुन शाक्या, अरे अर्जुन शाक्या। आकाश माइक म्यूट, माधव म्यूट। अननेसेसरी माइक को ऑन मत रखो। आप दादा ये पीछे आप गया तो आपको मीटिंग से बाहर कर देंगे। आकाश कुमार, जो भी अननेसेसरी जिसका माइक टूट रहेगा जिसका भी माइक अननेसेसरी अनम्यूट रहेगा उसको बिना वार्निंग के बाहर कर देंगे, फिर वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा आज की क्लास। ये चीज ध्यान रखना। अर्जुन शाक्या। यस सर। यस सर। नहीं यस बोलूंगा सर। मैं, आज की उसकी क्लास मिस हो जाएगी। अपना माइक म्यूट रखना है जब तक आपसे कहा ना जाए। सॉरी सर। जब तक आपसे प्रॉपर डिस्कशन ना हो, जब तक आपसे मैम कहीं ना अपना माइक अनम्यूट करो, कोई बोलो या नाम लेके ना कहा जाए, तब तक आप अननेसेसरी अपना माइक
विजय प्रताप सिंह, वीडियो और माइक दोनों ऑन है। बाहर कर दूं आपको? ओके। यस सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैम। यू आर द होस्ट ऑफ द मीटिंग। यस। और आपके हाथ में किसी को भी रिमूव करने का, किसी को भी म्यूट करने का, किसी को भी मीटिंग करने का पूरे राइट है इस मीटिंग के अंदर। अगर आपको लगता है कोई बच्चा शैतानी कर रहा है या कोई अनम्यूट करके बदतमीजी कर रहा है, आप तुरंत उसको रिमूव कर दीजिए विदाउट एनी वार्निंग। वो मीटिंग दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ओके ओके सर। ओके मैम, प्लीज स्टार्ट। ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो वेलकम टू आवर कोर्स ऑन DW सिम, जो कि गाइज एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, राइट? तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? क्या सब आप सबको दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके सो गाइज, आज से हम लोग अपना ये जो कोर्स है DW सिम पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इससे पहले कि देखें कि DW सिम में हमें काम कैसे करना है, क्या सब चीजें हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं DW सिम पे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि DW सिम है क्या। तो DW सिम जो है वो एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम उस पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, हम उस पे व्हाट इफ एनालिसिस भी कर सकते हैं, हम उस पे मॉडलिंग भी कर सकते हैं, हम उस पे सिमुलेशन भी कर सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सिमुलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिमुलेशन होता क्या है। किसी को पता है होता क्या है सिमुलेशन? तो आप अपना प्लीज माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं सिमुलेशन क्या होता है। मैम किसी को कुछ नहीं पता, आप बताइए। ओके तो सिमुलेशन जो होता है वो होता है एक मॉडल क्रिएट करना किसी भी चीज का, या एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल बनाना। लेट्स से आपको एक बोट बनानी है, राइट? अगर हमें एक बोट बनानी है तो आप ये देखिए यहाँ पे जो आपको इमेज में दिख रही है ये पेपर बोट है। अब हमें एक रियलिटी में एक बोट बनानी है जिस बोट को हमें रिवर पे चलाना है, राइट? तो उससे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक पेपर की बोट बनाई छोटी सी, और उस छोटी सी पेपर की बोट को हमने जाके अपने लेट्स से एक बकेट में पानी है, तो हमने उस छोटी सी पेपर की बोट को पानी के ऊपर हमने उसे तैराया, ठीक है। तो हमने उस बोट की शेप वही बनाई जो कि हम बड़ी सी बोट की शेप बनाना चाहते हैं। तो यानी कि हमने उस बड़ी सी बोट का मॉडल बनाया छोटा सा। जैसे आप बचपन में खेलते होंगे, छोटा सा एक एरोप्लेन बना के इधर उधर फेंकते हैं, तो वो भी एक छोटा सा मॉडल है। तो सिमुलेशन मतलब होता है किसी भी चीज का एक छोटा सा मॉडल बनाना, या फिर उसका एक एग्जाम्पल बनाना, एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल जो कि उसको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक अलग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें एक बड़ा सा प्लेन बनाना है जिससे कि हमें एयरलाइंस में भेजना है। तो अब प्लेन ऐसे ही तो नहीं बना सकते हम, उसके लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। हमें देखना पड़ेगा कि भाई उसके विंग्स कितने साइज के हैं, उसमें कौन सा फ्यूल डलेगा प्लेन में, ठीक है, उसमें मतलब क्या क्या चीजें करनी है। तो उसके लिए हम अगर अपने कंप्यूटर पे एक फ्लाइंग प्लेन का मॉडल बना लें, हम पहले से देख लें कि क्या जो हम प्लेन रियलिटी में बनाने वाले हैं वो चलेगा या नहीं चलेगा, तो हम अपने कंप्यूटर पे ही उसका मॉडल बना के देख सकते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं सिमुलेशन, ठीक है। तो सिमुलेशन का मतलब है बेसिकली कोई भी जो मॉडल है या फिर किसी भी चीज का एक एग्जाम्पल, उसे हम कहते हैं सिमुलेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिमुलेशन की जरूरत कहाँ पे है जो हम ये मॉडलिंग कर रहे हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि मॉडल होता क्या है। बट अब देखिए कि जो हम मॉडलिंग करेंगे, या हम इस पूरे कोर्स में जो आपको हम सिखाएंगे कि कैसे आपको मॉडलिंग करनी है, आप कैसे अपने प्रोसेसेस को मॉडल कर सकते हैं, तो उसकी जरूरत क्या है, हम लोग क्यों सिमुलेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें किसी भी प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा सिमुलेशन से। हम ये बता सकते हैं कि उस प्रोसेस में फ्यूचर में होने क्या वाला है, ठीक है। लेट्स से आप सब मोस्टली अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, तो
अगर आपको पता होगा कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ रिएक्शन है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस है जो बहुत फास्ट होती है, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 घंटे लगा रही है, बट आपको उस रिएक्शन का बिहेवियर स्टडी करना है कि उस रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बीच में मान लीजिए कि आपका कलर व्हाइट हो गया, फिर अचानक से वो प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें देखनी है और वो रिएक्शन 10 घंटे ले रही है, तो आप 10 घंटे तक तो वेट नहीं करेंगे, उसको एकदम बैठ के देखते रहेंगे, ठीक है। वो चीज बिल्कुल फीजिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका फ्यूचर बिहेवियर हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आखिर होने क्या वाला है फ्यूचर में किसी भी प्रोसेस में, ठीक है। और वो हम करते कैसे हैं, अब देखिए, इट इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोसेस। डिकम्पोजिशन मतलब कि उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना। हमारा जो एक बड़ा सा प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे और उसके एक एक भाग को हम स्टडी करेंगे कि उसके एक एक भाग में, एक एक यूनिट में क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें डिस्टिलेशन कॉलम है, डिस्टिलेशन कॉलम में पाइपलाइंस भी है, रिएक्टर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम हर एक एक पार्ट को अलग अलग स्टडी करेंगे। हम डिस्टिलेशन कॉलम को स्टडी करेंगे, हम पाइपलाइन को स्टडी करेंगे, हम सब चीजों को स्टडी करेंगे। अच्छा, तो बताइए, किसी को पता है डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है? डिस्टिलेशन कॉलम यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता, आप बताइए। ओके, तो आपको समझ तो आ रहा है ना जो मैं आपको बता रही हूँ? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हम बाद में सारे आपके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख दीजिए, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा डिस्टिलेशन कॉलम क्या है। तो अच्छा बताइए, बेंजीन का नाम तो सबने सुना होगा, बेंजीन। यस मैम। बेंजीन सुना है? बेंजीन क्या होता है? बेंजीन है क्या? क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? वो क्या है? केमिकल है, लिक्विड है, क्या है वो? क्या चीज है बेंजीन? मैम केमिकल है। केमिकल है। अच्छा, तो क्या करते हैं आप उस केमिकल से? किसी को बेंजीन के बारे में नहीं पता? टॉलुइन के बारे में सुना है किसी ने? ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है बेंजीन। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आप सब पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आप सबको पता होने चाहिए क्या होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं सबसे पहले कि आपका जो है बेंजीन क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये जो बेंजीन आपको इमेज दिख रही है, ये बेंजीन है, राइट। बेंजीन एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। उसका फॉर्मूला जो है वो C6H6 है। प्लीज जिसने भी अनम्यूट किया आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए उसे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बेंजीन है, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, ठीक है। उनमें खाली कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, या फिर उसके डेरिवेटिव होंगे। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा ही होगा, ठीक है। अब जैसे ये बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए। अब ये जो बेंजीन है आप इसमें देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन है और ये इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो इसीलिए ही इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6
और H6। अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम इसे ऑर्गेनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें नाइट्रोजन होता, इसमें सल्फर होता, अब नाइट्रोजन के बारे में तो आपको पता होगा, नाइट्रोजन क्या होता है। अगर मान लीजिए इसमें नाइट्रोजन होता, इसमें सल्फर होता, कोई और चीज होती, तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, आपका सल्फर हो गया, आपके बाकी एलिमेंट्स हो गए, वो सब इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी में खाली कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसे हम OH ग्रुप भी कहते हैं। अगर आपने ऐसा सा कोई साइन देखा होगा, ऐसा OH, ये जो होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता है आपका। अगर आपको पता होगा अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है अल्कोहल का? अल्कोहल का C2H5OH। राइट, बिल्कुल राइट। तो उसे हम इथेनॉल कहते हैं। और इथेनॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 2 कार्बन एटम है, ठीक है, 2 कार्बन एटम है। तो आप देखिए कि ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, या फिर इसके डेरिवेटिव होंगे, जैसे ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। ये OH ग्रुप हो गया, ये आपका CHO ग्रुप होता है, जो कि आपका एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये सब है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे ही आपका होता है टोलुइन। अब ये तो रही बेंजीन की बात, इसमें कितने कार्बन एटम है? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोलुइन कैसा दिखता है, क्योंकि आपको टोलुइन भी नहीं पता, तो हम देखते हैं टोलुइन क्या होता है। ये देखिए, ये है आपका टोलुइन। ये आपका टोलुइन है। तो टोलुइन और बेंजीन में क्या फर्क हुआ? उसमें भी 6 कार्बन एटम है। अब यहाँ पे कार्बन एटम कितने हो गए? 7 हो गए। ये आपको लिखे हुए नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है वहां देखिए, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, तो ये 6 हो गए पूरे। एक कार्बन एटम ऊपर है, ये जो आपको दिख रहा है, तो कितने कार्बन हो गए इसमें? 7 हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें? 3 हाइड्रोजन होंगे। कोई बताएगा कितने हाइड्रोजन होंगे टोलुइन में? 8 हो गए मैम, 8 7 ही होंगे। होंगे मैम। 8 होंगे 8। अच्छा, देखिए 3 हाइड्रोजन तो मैं आपको बताऊं, ये हो गए आपके, जो ऊपर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये कितने हैं? 3 है, 3 हो गए। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसा ही तो है ये। देखिए बेंजीन में क्या है, ये बस फर्क कितना है कि यहाँ इमेज में आपको हाइड्रोजन लिखा हुआ दिख रहा है कि भाई ये हाइड्रोजन। अब ये काउंट करिए, ये कितने हैं टोटल? ये 6 हैं। वहां भी सिमिलरली वही हाइड्रोजन एटम है, कितना? 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ जहाँ पे मेरा एरो है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताएगा कोई? यहाँ कोई हाइड्रोजन एटम क्यों नहीं होगा? कोई भी रीजन आपको लग रहा हो कि यहाँ जहाँ मेरा पॉइंटर है वहां पे हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, वहां पे खाली एक कार्बन एटम होगा। कार्बन से जुड़ा है इसलिए। कार्बन है इसलिए, तो कार्बन तो आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है। कार्बन आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। आप बेंजीन का स्ट्रक्चर ये देखो ना, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कार्बन हर जगह है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी हर जगह है। लेकिन जब हम टोलुइन को देखते हैं तो इसमें कार्बन तो हर जगह ही है, लेकिन यहाँ पे आपका, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है हाइड्रोजन? मैम आप बता दीजिए, मैम किसी को नहीं पता। चलिए मैं बताती हूँ। ये चीज आपको मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से पढ़नी चाहिए कि कार्बन एटम क्या है, उसके कितना मॉलिक्यूलर वेट है। आपको अपने बेसिक केमिकल्स के बारे में तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप केमिकल्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। और ये जो हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं ना, आपको इसको पढ़ने से पहले बहुत एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अपने केमिकल्स के बारे में, समझे। बट मैं आपको एक बेसिक बता दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई भी कार्बन एटम जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है, वो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे अगर कार्बन एटम आ गया तो 2 बॉन्ड तो ये हो गए, 1 2
3 ऊपर वाला और ये चौथा, तो उसकी चारों वैलेंसी तो भर गई ना, तो हाइड्रोजन की जगह ही नहीं बची। समझ रहे हो? अब यहाँ जहाँ मेरा पॉइंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे खाली 3 वैलेंसी भरी है, ये 1, ठीक है, ये 2 और ये 3, तो एक वैलेंसी खाली थी कार्बन की जहाँ पे आ गया हमारा हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपको समझ आ गया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन की चारों वैलेंसी भर चुकी है। अगर कोई भी वैलेंसी खाली होती तो वहां पे हाइड्रोजन आ जाता, अगर 2 वैलेंसी खाली होती तो 2 हाइड्रोजन आ जाते, 1 होती तो 1 आएगा। और यहाँ पे क्योंकि कोई भी नहीं है खाली, और खाली इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन एटम सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कार्बन एटम के खाली 4 बॉन्ड बनेंगे, उससे ज्यादा बॉन्ड वो भी नहीं नगर बनाएगा। रही है बर्ची यार इतना। आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो जो भी है। ओके, सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कोई भी कार्बन एटम है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो अब बताइए कितने एटम्स हुए यहाँ पे हाइड्रोजन के, अब तो बता सकते हैं कितने होंगे? 8 मैम। 8 होंगे। और बताइए। 8 ही होंगे ना। राइट, सब सही बोल रहे हैं। आई होप अब सबको समझ आ गया। 8 होंगे, क्यों? 3 हाइड्रोजन एटम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और बाकी कितना? 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, और 5 + 3 8। अब मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आप किसी भी स्ट्रक्चर में बता सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन एटम कहाँ पे होगा और कहाँ पे वो हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको पहले बताएंगे कि सिमुलेशन जो है उसकी जरूरत है क्या। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब हम किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई भी आप प्लांट में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपना जो भी प्रोसेस है उसे हम छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, हम उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ के उसकी स्टडी करेंगे। ऐसे क्या होगा, हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखिए, प्रोसेस सिमुलेशन अलाउज अस टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ प्रोसेस बाय यूजिंग बेसिक इंजीनियरिंग रिलेशनशिप। यानी कि इस चीज का मतलब ये है कि हम किसी भी प्रोसेस का बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब कि हम बता सकते हैं कि उस प्रोसेस में आखिर होने क्या वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया, वो 10 घंटे में कंप्लीट होगी, लेकिन आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उसको कुछ मिनट में सिमुलेट करके बता सकते हैं कि उन 10 घंटों में उस रिएक्शन के साथ में क्या होगा, क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन होगी, क्या उसका कलर चेंजेज होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं। और हम यहाँ पे रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मास बैलेंस हो गया, एनर्जी बैलेंस हो गया, फेज इक्विलिब्रियम हो गया, या केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही कर लेता है। ठीक है, आज से 50 साल पहले क्या था, हम जब कोई भी ना प्रोसेस को डिजाइन करते थे तो ये जो कैलकुलेशन होती थी ये पेन एंड पेपर पे खुद इंजीनियर बैठ के करता था, मतलब अपने हाथ से करता था। आज से 50 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। ठीक है, अब आज से 50 साल पहले वो खुद बैठ के करता था। अब ये कैलकुलेशन इतनी स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट होती है कि कभी कभार तो ऐसा होता था कि उस कैलकुलेशन को करने में महीनों लग जाते थे, तभी भी वो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम भी हमारे पास सॉफ्टवेयर तो कोई था नहीं। अब तो हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया है, आप लोग के पास फैसिलिटी है, आप लोग उसे सीख सकते हैं, और आप लोग आए भी हैं उसे सीखने। ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है तभी आप उसको सीखने आए हैं, क्योंकि आज से 50 साल पहले वो कैलकुलेशन हम पेन एंड पेपर पे कर, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगता था। मतलब एक एक कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत सारे कोड्स लिखने होते थे। ठीक है, उसके बाद में हमें भाई एक जरूरत महसूस हुई कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए है, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हमारी कैलकुलेशंस को बहुत जल्दी से कंप्लीट कर दे। ठीक है, मतलब कि कम टाइम में भी कंप्लीट करे और हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे। तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर आया जो कि आप लर्न करने के लिए आए हो, और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक। प्रोसेस का क्या कर सकते हैं, बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब हम पता लगा सकते हैं कि अगर वो रिएक्शन 10 घंटे में कंप्लीट हो रही है तो हम उसे देखना नहीं पड़ेगा हमें 10 घंटे बैठ के, हम वो अपने सिमुलेट करके बता सकते हैं कि आखिर उन 10 घंटों में होगा क्या, ठीक है। दूसरी चीज, इट हेल्प्स टू सिमुलेट एक्चुअल प्लांट बिहेवियर की एक्चुअली होने क्या वाला है, ठीक है। तीसरी चीज ये है, प्रोसेस सिमुलेशन इनेबल्स यू टू रन मेनी केसेस, कंडक्ट व्हाट इफ एनालिसिस। अब बताइए व्हाट इफ एनालिसिस का क्या मतलब होता है, मैं बताती हूँ। व्हाट इफ एनालिसिस मतलब है कि मान लीजिए कि आपका कोई भी रिएक्टर है, ठीक है। रिएक्टर मतलब तो सबको पता होगा, रिएक्टर। नो मैम। अच्छा, रिएक्टर का मतलब नहीं जानता कोई? नो मैम। जानते हैं। मुझे आप इस चीज का मतलब कोई बताइए, क्या प्रोसेस ना होता है हो। ये रिएक्टर, इसकी स्पेलिंग कोई है। रिएक्शन हो उसे हम रिएक्टर कहते हैं। हाँ जी, कौन जिसके बताएगा? जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही हो। ओके, ठीक है, जिसके अंदर रिएक्शन ये एक टैंक होता है जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन होती है मैम। हो रही हो, और बताइए अगर आप अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए आपने अपने घर में से एक, लेट से, जिसमें आप चाय बनाते हैं, फ्राई पैन कहते हैं उसे, ठीक है, चाय तो सबने बनाई होगी, ठीक है। तो अगर आपने जिसमें चाय बना रहे हैं, या मान लीजिए आपने कोई कढ़ाई ली, कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, उस कढ़ाई में अगर मैं रिएक्शन करा दूं कोई भी, तो क्या वो रिएक्टर हो जाएगा? बताइए। आपने बोला कि जिसमें भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे उसे हम रिएक्टर कह देंगे, तो मैंने अपने केमिकल्स कढ़ाई के अंदर डाल दिए, ठीक है, मैंने होने दी रिएक्शन उनके बीच में, तो क्या क्या एक कढ़ाई को हम रिएक्टर कह सकते हैं? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रिएक्टर क्या होता है। आपने सही बताया बिल्कुल कि भाई रिएक्टर एक ऐसा वेसल है जहां पे आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन आपने जो चीज बताई है ना, वो थोड़ी सी आधी अधूरी है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो मैं कढ़ाई के अंदर भी करा सकती हूँ, पर मैं कढ़ाई को तो रिएक्टर नहीं बोलूंगी। मैं फ्राई पैन उठा लूं जिसमें हम चाय बनाते हैं, हम उसको तो नहीं बोलेंगे रिएक्टर। तो रिएक्टर जो है ना बच्चों, वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन करा तो रहे हो, लेकिन उस वेसल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए है, ठीक है। मैंने रिएक्शन करा दी कढ़ाई के अंदर, मेरी कढ़ाई कितना टेम्परेचर सस्टेन कर लेगी? कुछ रिएक्शंस होती हैं वो बिल्कुल हजारों डिग्री सेल्सियस पे जाके होती हैं, तो जो मेरी कढ़ाई है वो मेरी अगर लोहे की बनी है या वो मेरी स्टील की बनी है, तो वो इतना हाई टेम्परेचर तो सस्टेन नहीं कर सकती ना। उसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इतना हाई टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर सकता। यानी कि जो रिएक्टर है वो ऐसा वेसल है, ऐसा एक बर्तन, मान लो आप एक ऐसा बर्तन है जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे तो सही, ठीक है, लेकिन उस बर्तन की जो शेप है, उस बर्तन का जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उस बर्तन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। समझ रहे हो आप? वो बर्तन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशर लगाया तो बर्तन फट गया। अब हम कढ़ाई के ऊपर बहुत प्रेशर लगाएंगे, बहुत प्रेशर लगाएंगे, तो कढ़ाई को अगर मान लो ऊपर से बंद कर दिया और मैंने इतना प्रेशर लगा दिया, तो कढ़ाई तो फट जाएगी ना। यानी कि कढ़ाई में मैं रिएक्शन नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि कढ़ाई उस टेम्परेचर को, उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए कढ़ाई को हम रिएक्टर नहीं कह सकते। कोई भी किचन का बर्तन उठा लिया उसे रिएक्टर नहीं कहेंगे। आपने अपने लाइक वॉशरूम में जाके कोई बकेट उठा ली, कोई भी बाल्टी उठा ली, उसमें रिएक्शन करा रहे हैं, उसको हम रिएक्टर नहीं कहेंगे। तो रिएक्टर वो चीज आपकी होगी जहां पे आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन जिस चीज के अंदर आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा सलामत ही रहेगा। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। मैम एक फिर चलिए दोबारा आगे रिवाइज बढ़ते। कर। क्या बोल रहे हैं आप? एक फिर दोबारा रिवाइज कर दूं। दोबारा बता दूं?
जी दोबारा बता देती हूँ, कोई भी रिएक्टर एक ऐसा वेसल है, ठीक है, एक ऐसा बर्तन मान लीजिए, ठीक है, जहां पे आपकी रिएक्शन होगी तो सही, लेकिन उस बर्तन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत हाई टेम्परेचर लगा दिया या बहुत हाई प्रेशर लगा दिया तो वो बर्तन की शेप खराब हो गई, वो बर्तन फट गया या कुछ ऐसा हो गया, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तभी हम उसे रिएक्टर कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी बर्तन को रिएक्टर हम नहीं कह सकते। हाँ, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन के दौरान उस बर्तन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल सही सलामत रहना चाहिए। समझ रहे होंगे अब आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आ दिया मैंने क्या होता है रिएक्टर। अब बात आई, इट हेल्प्स टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल, कि आप जो ये सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ठीक है, अब आप इससे लोगों की जान भी बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं, उसका एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपका कोई रिएक्टर है, ठीक है, आपने उसमें जो टेम्परेचर लगाया वो आपने लगा दिया 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन वो जो रिएक्शन जो हो रही थी वो कम टेम्परेचर पे होनी थी और आपने इतना टेम्परेचर लगा दिया कि वो रिएक्टर बिल्कुल फटने वाला था, ठीक है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक लिमिट है, वो रिएक्टर फटने वाला था। लेकिन अगर आप ये चीज एग्जैक्टली रियलिटी में ना करके हम पहले ही उसे सॉफ्टवेयर पे करके देख लें कि भाई 1000 डिग्री सेल्सियस लगाने से रिएक्टर फट जाएगा, तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम रियलिटी में आप मान लीजिए प्लांट में जाके करके देखेंगे, आपने बहुत हाई प्रेशर लगा दिया, रिएक्टर फट गया, तो लोगों की जान तो करने से पहले सॉफ्टवेयर पे वो चीज सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज हेल्पिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल, हम लोगों की जान भी बचा सकते हैं। पुराने जमाने में सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, ठीक है, तो इसलिए ही इतनी ट्रेजेडीज वगैरह भी होती थी कि भाई केमिकल इंडस्ट्री में कोई प्लांट फट गया। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो सुना होगा, जी मैम। सुना है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में? यस मैम। हाँ, तो वहां पे क्या था, आपका मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से वो आपकी पूरी ट्रेजेडी हुई थी और उसमें लिटरली पूरा जो भोपाल था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। मतलब हार्डली कोई लोग बचे थे कि वो जो वहां पे जिंदा बचे थे। ठीक है, मैं आपको उसकी इमेजेस दिखाती हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी की। ये देखिए आप, ऐसी ऐसी इमेजेस हैं उसकी कि लाइक मतलब बंदा देख के डर जाए। ये सब था क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतने सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, हम पहले से चीजें करके नहीं देख सकते थे। ठीक है, ये देखिए, मतलब ऐसा था कि पूरा भोपाल खत्म हो गया था क्योंकि वो जो गैस थी वो इतनी ज्यादा पॉइजनस थी, लोगों की सांसों के अंदर चली गई। वो इतनी ज्यादा गैस पॉइजनस थी कि बच नहीं पाया कोई भी उसमें। और आज तक भी मतलब बहुत साल पहले तक भी क्या था कि भोपाल में जो भी लोग हो रहे थे, क्योंकि वो एक उनके अंदर म्यूटेशन हो रहा था उस चीज का। ठीक है, तो ये इतनी खतरनाक चीज थी और उस जमाने में हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं हो सकते थे ही नहीं। वो तो सॉफ्टवेयर अब आए हैं थोड़े टाइम पहले। तो इतने हादसे होते थे, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है आप में, उसमें कोई भी हादसा हो गया, इतने सारे लोग मर गए। मतलब बहुत जगह जगह बिल्कुल ऐसा ऐसा देखिए आप, ये बिल्कुल ऐसा हाल हो गया था कि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा बिल्कुल ही खत्म हो गया था। प्लांट तो छोड़िए, बिल्कुल लोग मर गए थे, कुछ बचा नहीं था वहां पे। तो गाइस उस टाइम तक हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, हम पहले से चीजें करके नहीं देखते थे कि भाई पहले से हम कैसे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम पहले से करके देख लें तो हमें मैम आवाज नहीं आ रही। वाला है। तो ये आपको रीजन समझ आ गया होगा कि इट हेल्प्स टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल। ठीक है, वही सिमिलर मैम चीज है, आपकी आवाज नहीं आ इट रही है। हेल्प्स मैम टू मैम एनालाइज आपकी आवाज। क्रिटिकल सिचुएशंस विदाउट। हेलो मैम। हेलो,
मैम आपकी आवाज बहुत कट कट की आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही है, अब आ रही है? यस मैम अब आ रही है। ओके, तो मैं बता रही हूँ आपको कि वो कैसे हम लोगों की जान बचा सकते। कि मैं प्रेशर बढ़ा के देख मैम फिर सकती हूँ से कट पहले रही है तो। मैम, बहुत ज्यादा कट रही है। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क में फिर इश्यू हो गया होगा। मैम आप वाले में कि हम लोगों वाले में ऐसा बस। हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं कि इट हेल्प्स टू एनालाइज क्रिटिकल सिचुएशन। रिएक्टर फटना होगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस प्रेशर पे रिएक्टर फटने वाला है, तो हम वो प्रेशर अपने प्लांट में रखेंगे ही नहीं। ठीक है, को कंप्लीट होने में, लेकिन हमें पता करना है कि भाई वो रिएक्शन में हो क्या रहा है आखिरकार। ठीक है, तो में हो क्या रहा है, तो हम अपने जो सॉफ्टवेयर है हम उस रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं और हम उसकी मैम आपकी बार बार वॉइस चली जा रही है। करने वाले हैं। एक चीज आपकी ये भी है कि मान लीजिए कि कोई रिएक्शन जो है वो बहुत तेजी के साथ में हो रही है। ठीक है, जैसे कि कंबशन रिएक्शन होगी आपकी। कंबशन रिएक्शन के बारे में कौन बताएगा? कंबशन रिएक्शन के बारे में कौन बताएगा? बारे में कौन बताएगा कंबशन क्या होता है? किसी को पता है कंबशन क्या होता है? मैम किसी चीज को बर्न करना, जलाना, कंबक्शन। मैम ऑक्सीजन के साथ किसी फ्यूल की रिएक्शन कराना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूल की रिएक्शन कराना। जी मैम। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बताइए। बोलिए, आपको पता है पेपर कितनी जल्दी से जल जाता है? एक आपने माचिस की तीली लगाई, पेपर जल गया। वो कंबशन रिएक्शन है, तो कंबशन को आप बर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंबशन एक टेक्निकल टर्म है, मतलब इंजीनियरिंग वे में हम या मैम आपकी आवाज चली जाती है। जैसे आप मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, कट कट के आ रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही है मैम जी। पॉलिटेक्निक में है तो हम उसे कंबशन कह देते हैं। ठीक है, और वो तभी होता है जब हमारा जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन, ओके, कोई भी फ्यूल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वो आपको क्या देगा? बहुत सारी हीट एनर्जी देगा। ठीक है, वो आपको बहुत सारी हीट एनर्जी देगा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बर्निंग होगी और उस इतनी हीट एनर्जी। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन, हेलो, तो कंबशन रिएक्शन हमारी क्या होगी? जब हम किसी भी फ्यूल की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और वो हमें क्या देगा? एनर्जी देगा, तो वो क्या हो गया? हमारा कंबशन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो भाई लोग, कैसे हो? हेलो। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। ऑनलाइन माध्यम में यही दिक्कत रहेगी भैया। सीधे तो कह रहे हैं भाई, ऑफलाइन कर लेते हैं हम लोग। आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम पढ़ाई जा रही है आगे, बट मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो। 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 मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मेरी आ रही है मैम को दोस्त? आवाज नहीं आ रही है। अरे पहले दिन यार इतना आवाज कट रही है। मैम का नेटवर्क स्लो है, लग रहा है मैम गांव में रहती है। भाई हम भी गांव में हैं। अमेज़न की जंगल में। हेलो मैम। मैम लेट होगी क्या? हेलो मैम। हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आई मैम। हेलो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ये देखो देखो, मैम की स्क्रीन पे 12:54 हो रहा है मैम। और मैम मतलब छोड़ के चली गई, समझे? 12:57 हो रहा है भाई लोग। 12:54, 12:57। फर्क देख रहे हो? 12:57। मैम की स्क्रीन पे 54 हो रहा है। 3 मिनट से मैम बोल रही एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, तो आवाज आ रही है मेरी आपको सब लोगों को? है। यस मैम, अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो। हेलो। आ रही है, मैम आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है।
पे जाना है। आवाज आ रही है मैम? हेलो मैम, मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। से वही कनेक्शन नहीं आ रहा। दोबारा कट गया मेरा तो। तो हाँ हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी आप यस सबको? मैम, अब आ रही है, अब आ रही है। चलिए ठीक है ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको अब करना क्या है। वैसे 1 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो हमने डिस्टिलेशन के बारे में मैं आपको बता रही थी, वो जो यूट्यूब वीडियो चल नहीं पा रही थी, तो आप एक बार अपने घर पे, अपना फोन तो आपके पास होगा, तो सब लोग डिस्टिलेशन देख के आएंगे कि होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि डिस्टिलेशन की हेल्प से जो हम है वो हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जो हमारे केमिकल है हम उनको सेपरेट करते हैं। तो अब आप क्या करना है, आपने जाना है घर पे और एक वीडियो देखनी है कि डिस्टिलेशन टावर दिखता कैसा है। ठीक है, तो मैं आप और एक चीज आपको और बतानी है कि जो भी आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, आप साइड बाय साइड उसके नोट्स बनाते चलिए, वरना आपको बिल्कुल बाद में याद नहीं रहेगा कि आपने क्या चीज पढ़ी है। ठीक है, तो ओके एक मैम। सेपरेट रजिस्टर आप लोग ले लीजिए और उसमें ना आपको जो भी समझ आए, आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको जो भी समझ आए वो आप लिखते चलिए, और ताकि आप अगली क्लास में आने से पहले उसे रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज करके हम आपकी वॉइस चली होना जाती है। चाहिए है। आ रही बात समझ सबको? जी मैम। तो अब आपने जाना है, पहली चीज आप एक रजिस्टर लेंगे सब लोग, उसमें अपने जो जो आपने पढ़ा है, सीखा है, वो सब लिखेंगे और डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ के आएंगे सब अब कल, कि डिस्टिलेशन क्या होता है, उसकी वीडियो देख के आएंगे यूट्यूब में। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ओके, और किसी को कोई भी कुछ डाउट हो तो वो मुझे बता दो, अभी चैट बॉक्स में लिख धन्यवाद। मैम आपका नाम क्या है? सकते हैं या फिर आप अनम्यूट कर लो। मेरा नाम मैम मनविंदर आवाज है। की ज्यादा इशू है, आवाज नहीं आ पाती मैम। आवाज का मैं आपका थोड़ा नेट कनेक्शन का देखती हूँ, थोड़ा कुछ इश्यू आ गया था, तो आप कोशिश करेंगे कि वो नहीं होगा। समझ में मैम नहीं आपका आता नाम मैम, मरिंदर है क्या? आधा आधा समझ में आता है, आधा नहीं। मैंने चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है अपने नाम की स्पेलिंग, आप देख सकते हैं। तो अब अगर किसी को कोई डाउट है, तो जिसका थोड़ा बहुत, जिसको आवाज नहीं आई, कुछ हो गया, तो मुझसे पूछ लो। अभी किसी को कुछ पूछना रहता है तो। तो किसी को कुछ नहीं पूछना? बंद करने का लीव कर सकते हैं मैम? मैम किसी को अब कुछ नहीं पूछना, सब ज्ञानी बन गए मैम। हम इजाजत दी हम लोग को। ठीक है, नहीं पूछना तो आप जा सकते हैं। फिर कल पढ़ के आइएगा और अपना रजिस्टर, कॉपी, नोट्स बना के आइएगा, और जो भी मैं बोलूँ आपको साइड बाय साइड आप सब नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, ओके मैम। ओके, इसके थैंक यू, बाय मैम, बाय। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय बाय बाय। बाय। बाय मैम, बाय। बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय मैम। आओ साहिब भाई। और मोनू भाई ठीक हो? सिगरेट विगरेट पी रहे जी। हो? आओ दिलीप भाई। भाई किसको कितना समझ आ रहा है? अरे हमें आ रहा है यार समझ। रियान भाई, ओ रियान भाई। स्मार्ट बॉय।
अंकित कुमार। बोलो। क्या हाल है बेटे? मोनू भाई कहाँ हो? कैसे घर हो पे आप सब है। लोग? बढ़िया जी। बस कोरोना की दुआ है। यार अपने साथ का सतेंद्र खत्म हो गया भाई। और अच्छे से समझ में आया? हाँ। अंदर मारा था यार, हाँ। आवाज तो उसकी समझ में नहीं आ रही, कहाँ बोल रही है। सतेंद्र कौन? आधा समझ में आ रहा है, आधा खत्म हो गया। 15 हाँ मिनट तो सतेंद्र। ऐसे ही चले गए बेकार बिल्कुल। मोनू कोई। हाँ। कौन सतेंद्र? पैसा ऐसा कोई ना, बर्बाद, मजाक कर रहा पैसा हूँ। बर्बाद। अजय वल्ले रे आज तो आज। अरे यार, मैडम जी सही पढ़ा रही हैं यार हैं। अभी ट्रेनर बढ़िया है। रैंकिंग सही चल रही है तेरी तो। और बढ़िया चल रही है एकदम। क्या? चल ठीक है, लीव हो रहे हैं, ठीक है।